हेलो बच्चों, हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं इस समय प्यूरिफिकेशन। चैप्टर है हमारा प्यूरिफिकेशन। अब जो प्यूरिफिकेशन है, प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है, मीनिंग, इंट्रोडक्शन। देखिए जी, प्यूरिफिकेशन का बेसिक मीनिंग है कि अगर हम अनडिज़ायरेबल जो कंपाउंड एलिमेंट हमारे गिवन कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, उनको निकालना और अपने कंपाउंड को प्योर स्टेट में लाना। तो रिमूवल ऑफ undesirable impurities associated with a particular organic compound to obtain the organic compound in प्योर स्टेट। इसको हम बेसिक प्यूरिफिकेशन कहते हैं। जो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है वो सेवरल टाइप के हैं। मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन सेवरल टाइप्स, जिसमें ये क्लासिफिकेशन है, जिसमें से अब हम अगर डिस्कस करें तो हमारे पास सबसे पहला आएगा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन। दूसरा आएगा सब्लिमेशन। थर्ड आएगा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, फिर क्रोमेटोग्राफी, एंड डिस्टिलेशन। ये मेथड है हमारे पास। अब अगर हम फर्दर इनको क्लासीफाई कर लें तो क्रिस्टलाइजेशन को हम दो अलग अलग पार्ट में लिख सकते हैं और डिस्टिलेशन को हम चार अलग अलग पार्ट में लिख सकते हैं। और वो टाइप क्या क्या है हमारे पास? वो टाइप है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन में सिंपल क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल एंड द फ्रैक्शनल। डिस्टिलेशन में सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो इन मेथड से हम अपने गिवन कंपाउंड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन है क्या? देखिए, क्रिस्टलाइजेशन में है हम मेनली सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन।
और इसको हम यूज़ करते हैं, क्रिस्टल है ना, क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल्स हो गए, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड को। और क्रिस्टलाइजेशन में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमें इम्प्योर सॉलिड दिया है उसका हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं किसी पर्टिकुलर या सुटेबल सॉल्वेंट में, थोड़ा हाई टेम्परेचर पर, मतलब लगभग बॉइलिंग पॉइंट के आसपास। फिर हम उसमें सिंपल क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करना है, तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द इम्प्योर कंपाउंड, जो आपको इम्प्योर कंपाउंड दिया है उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेना है इन अ सुटेबल सॉल्वेंट, किसी सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर एट हाई टेम्परेचर, एट द हाई टेम्परेचर दैट इज नियर टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, लगभग बॉइल होने लगे तब तक हम सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी एकदम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू अहेड, अब आगे हमें क्या करना है। जब एक बार हमने इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ही लिया तब क्या करना है। अब क्रिस्टलाइजेशन के दो अलग अलग टाइप हो जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप है हमारे पास सिंपल क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल क्रिस्टलाइजेशन व्हाट वी डू इन द सिंपल क्रिस्टलाइजेशन। अब सिंपल क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, इसमें हमें थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो जैसे हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर भी लिख ही दिया है सुटेबल सॉल्वेंट है, तो सिंपल क्रिस्टलाइजेशन में हमें सुटेबल सॉल्वेंट ढूंढना है एक, तो जिसमें हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इम्प्योर कंपाउंड है वो डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सॉल्यूशन बनाना है, वो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये भी बना लिया हमने। थर्ड क्या करना है, अब जब हमने सॉल्यूशन बना लिया है तो उसको फर्स्ट स्टेप पे फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्ट्रेशन कर लेना है, फिल्ट्रेशन, जिससे कि अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज पहले ही निकल जाएं या जो डिसॉल्व नहीं हो पाए, फिल्ट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब उसके बाद हमने क्या करना है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कर लेना, यानी उसको फिर से हमें ठंडा करना है। उसको हम फ्रीजिंग भी कर सकते हैं या बिलो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे भी ला सकते हैं, जिससे कि क्रिस्टल्स वापस फ्रीज आउट हो जाएं। और फिर आपने क्या करना है, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स। और फिर आपने क्या करना है, क्रिस्टल्स को सेपरेट करना है, मतलब हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज थी, तो हमने एक सॉल्वेंट डालना है, सुटेबल सॉल्वेंट डालना है, और ये सुटेबल सॉल्वेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेगा और इम्प्योरिटीज एज इट इज़ रह जाएंगी। तो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा और साथ में अनडिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज रहेंगी। और अनडिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज रहेंगी तब आप इसको क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। तो जो अनडिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर ही रह जाएंगी यहाँ, और हमारा सॉल्यूशन बाहर हमें किसी कंटेनर में मिल जाएगा। अब क्योंकि हमने हाई टेम्परेचर पर बनाया था तो नेचुरली वो एक तरह का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, और जब आप उसको ठंडा करेंगे तो आपको प्योर क्रिस्टल्स यहाँ पर बॉटम पर कलेक्ट होते मिल जाएंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स के लिए हम और भी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दैट टेक्निक इज सीडिंग, सीडिंग प्रोसेस।
सीडिंग प्रोसेस में क्या करना है कि जब आपने हॉट सॉल्यूशन को सेपरेट कर लिया था, जिसमें आपके पास सॉल्वेंट था और सॉल्यूट था, मान लेते हैं ये हमारे पास प्योर क्रिस्टल्स है, अभी सॉल्यूशन में ही है, तो हम क्या करते हैं इस केस में, यहाँ पर एक थ्रेड की हेल्प से प्योर क्रिस्टल को यहाँ बांध देते हैं, प्योर क्रिस्टल जो ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं, और धीरे धीरे इसको स्लो कूलिंग करते हैं, वेरी स्लो कूलिंग। तब सीडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो हमारे ब्लू क्रिस्टल्स हैं ये प्योर क्रिस्टल के चारों तरफ सराउंडिंग में कलेक्ट होने लगते हैं और धीरे धीरे ये मास ऐसे बढ़ने लगता है, इसको सीडिंग कहते हैं। अब जो बीच में हमने यहाँ रखा था ये सीड की तरह से, सीड, इसीलिए इसको सीडिंग कहते हैं, और इसके चारों तरफ ये क्रिस्टल्स कलेक्ट होते रहेंगे। जब पूरा सीडिंग प्रोसेस पूरा होगा तो इस थ्रेड को हम बाहर खींच लेते हैं ऐसे, और इसके साथ आपको ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे। इस तरीके से हमें प्योर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। तो सीडिंग में हम क्या करना है, थ्रेड लेना है, उसमें क्रिस्टल्स एक दो बांध देने हैं प्योर फॉर्म के, जिस सब्सटेंस को हमें प्योरीफाई करना है, और धीरे धीरे क्या होता है कि जो प्योर फॉर्म के क्रिस्टल्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ अटैच होने लगते हैं, इससे अटैच होने लगते हैं और इसका मास बढ़ाते रहते हैं। फिर जब हमें लगता है कि पूरा सैचुरेशन सॉल्यूशन में से प्यूरिफिकेशन हो गया है, सीडिंग पूरा हो गया है, तो हम इस थ्रेड को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लिखें यहाँ, अगर हम शुगर मिक्स्ड विद NaCl ऐसा ले लें, और सॉल्वेंट ले लें हम इथेनॉल सॉल्वेंट ले लें, तो इथेनॉल सॉल्वेंट में आसानी से शुगर तो डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन सोडियम क्लोराइड प्योर आयनिक है तो लेस पोलर में इजीली डिज़ोल्व नहीं होता। तो अब आपके पास यहाँ पर NaCl के तो क्रिस्टल्स नीचे मिल जाएंगे ऐसे, और सॉल्यूशन में क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ सॉल्यूशन में क्या मिल जाएगा, इसमें शुगर मिल जाएगी। ऐसे हमारे पास ये शुगर के क्रिस्टल्स होंगे। फिर हमने क्या किया, इसको फिल्टर पेपर की हेल्प से सेपरेट कर लिया। तो जब सेपरेट करेंगे तो इधर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इधर हमारे पास होगा यहाँ पर शुगर का सॉल्यूशन, ये शुगर का सॉल्यूशन है। फिर इस शुगर सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर बाहर से एक थ्रेड में शुगर का एक क्रिस्टल, एक दो क्रिस्टल यहाँ टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं इसके बाद इसमें, और ये रहा हमारा सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन, और ये रहे शुगर के पार्टिकल। तो धीरे धीरे ये शुगर के पार्टिकल इसके सराउंडिंग में कलेक्ट होने लगते हैं ऐसे। तो ये जो हमने शुगर का पार्टिकल यहाँ बांधा था, दैट इज टाई किया था, दैट इज नेम्ड एज द सीड, इसीलिए इस प्रोसेस को हम सीडिंग कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अगर हम थालिक एसिड ले लें और इसको नेफ्थलीन के साथ मिक्स करा दें, नेफ्थलीन के साथ मिक्स करा दें, तो ये हॉट वाटर से सेपरेट किया जा सकता है। हॉट वाटर के अंदर थैलिक एसिड डिसॉल्व हो जाएगा, नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं ये डिसॉल्व नहीं होती, इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल, अगर हम बेंजोइक एसिड और नेफ्थलीन ले लें तो भी हॉट वाटर की हेल्प से हम बेंजोइक एसिड को अलग कर सकते हैं नेफ्थलीन से। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के, सिंपल क्रिस्टलाइजेशन के। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। सेकंड इज द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन।
एंड व्हाट इज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ इम्प्योरिटीज हैं और किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में बोथ आर सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल है और ये भी सॉल्युबल है। सिंपल में ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व होता था और इम्प्योरिटीज डिसॉल्व नहीं होती थी, यहाँ डिसॉल्व हो जाएंगी दोनों। बट देयर सॉल्युबिलिटी आर डिफरेंट। इनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी, तब हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन को हेल्प यूज़ करते हैं। मतलब अब हम इसे बहुत ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हीट करने पर इम्प्योरिटीज़ भी डिसॉल्व होने लगेंगी। तो सॉल्युबिलिटीज़ अलग अलग होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसको बहुत बिना ज़्यादा हीट किए हुए ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं। बाकी का प्रोसेस सेम एज ऑफ प्रीवियस वन। तो ये तो था हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन, सिंपल से मेथड से। दूसरा मेथड आता है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन के बाद, सब्लिमेशन। एंड व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन क्या है? सबलाइम करना। सबलाइम मतलब सॉलिड को डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। और अगर हम उनकी वेपर्स को कूल करें तो डायरेक्टली वो सॉलिड होंगी। मतलब सब्लिमेशन है सॉलिड, एज यू पीपल नो, डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर्स और गैस बोलना चाहिए हीट करने पर। और अगर हम कूल कर लें तो वेपर्स या कहें गैसेस डायरेक्टली सॉलिडिफाई हो जाएंगे। इसमें हमारे पास जो भी सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके साथ जो इम्प्योरिटीज है, अगर हम इसको हीट करें, ये प्रिंसिपल कब लगाना है, ये मेथड कब लगाना है, जब सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्योर है, जिसके साथ इम्प्योरिटीज भी हैं, हीट करने पर सॉलिड फॉर्म डायरेक्टली वेपर में या गैस में चला जाए और इम्प्योरिटीज इवेपोरेट ना होती, तो हमारे पास वेपर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगी और साथ में इम्प्योरिटीज सॉलिड मिल जाएंगी, सॉलिड होंगी। और वेपर्स को हम डायरेक्टली क्या करा सकते हैं, कंडेंस, और कंडेंस करते ही ये अलग सॉलिड बना लेंगे। तो इस तरीके से हम सब्लिमेशन की टेक्निक से प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसके कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल हैं सब्लिमेशन के, जैसे हम यहाँ पर बेंजोइक एसिड को इसी मेथड से प्यूरिफाई करते हैं, सब्लाइम हो जाता है। नेफ्थलीन सब्लाइम होता है। एंथ्रासीन सब्लाइम होता है। कैम्फर, कपूर, एंथ्रोक्विनॉल, अमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl, आयोडीन सॉलिड होता है, डायरेक्टली वेपर्स में बदल जाता है। तो अगर ये सॉलिड किसी ऐसी इम्प्योरिटी के साथ मिक्स है जो सब्लाइम नहीं हो सकती है, तब हम इनको सब्लिमेशन मेथड से सेपरेट कर लेंगे। सिंपल एकदम मेथड है। थर्ड मेथड आता है हमारे पास डिस्टिलेशन। ये इंपॉर्टेंट मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट रादर, डिस्टिलेशन मेथड, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट method, most important method for purifying the organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करने का बहुत अच्छा मेथड है, एंड पर्टिकुलरली व्हेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लिक्विड स्टेट। अब कौन सा डिस्टिलेशन लगाना है, हमने आपको 4 डिस्टिलेशन बताए थे, सिंपल, फ्रैक्शनल, वैक्यूम एंड स्टीम डिस्टिलेशन।
वो मेनली डिपेंड करता है नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो डिस्टिलेशन मेथड डिपेंड्स mainly on the nature of the impurities present in the organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या मेन इम्प्योरिटीज़ हैं, कैसी है, उनका नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। अब उसको हम एक एक करके रिवील करते हैं, उसको एक एक करके समझाते हैं। जैसे सबसे पहला था हमारे पास सिंपल डिस्टिलेशन। सबसे पहला था सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड है और इम्प्योरिटीज ये भी लिक्विड है, और हमें इनको सेपरेट करना है। तब हम सिंपल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं कि हम इसको हीट करते हैं, लेकिन हमें हीट करना है और या कहें बॉईल करना है लिक्विड। तो हमारे पास जो भी लिक्विड, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो लिक्विड पहले इवेपोरेट हो जाएगा, वो लिक्विड पहले बाहर आ जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसको हीट करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट लो, तो ये हमारे पास सेपरेट आउट होने लगेगा, बाहर की तरफ आने लगेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की वेपर्स मिलती जाएंगी आपको, जिन वेपर्स को आप ठंडा कर लेंगे, कूलिंग, और लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। इम्प्योरिटीज़ बाहर की बाहर ही रह जाएंगी, मतलब कंटेनर में ही रह जाएंगी। तो मतलब ये हुआ कि हम तभी लगाएंगे इस मेथड को कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इम्प्योरिटीज़ के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, और दूसरा बॉयल करने पर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकम्पोज ना होता हो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी हम लगाएंगे। मान लो आपने बॉयल किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकम्पोज हो गया, तो आपको चाहिए कुछ था, डीकम्पोजिशन के बाद कुछ और मिलेगा, तो ये मेथड तब हम नहीं लगाएंगे। मतलब applied, this method applied only for liquids which boil without decomposition। जो बिना डीकम्पोजिशन के बॉयल हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड सेकेंड वन, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और इम्प्योरिटीज़, उनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा। व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट्स, component liquids differ by 25 डिग्री सेल्सियस और मोर, तब हम लगा सकते हैं इसको, तब हम सिंपल डिस्टिलेशन करा सकते हैं। अब इसके लिए हम एक प्रोसीड्यूर का इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज़ दिस वन। ये है हमारे पास apparatus। थर्मामीटर लगा रखा है जिससे कि हम टेम्परेचर टाइम टू टाइम मेज़र करते रहें। यहाँ हमारे पास लिक्विड प्लस इम्प्योरिटीज़ हैं, और लिक्विड इवेपोरेट इवेपोरेट होगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और इवेपोरेट होकर उसकी वेपर्स यहाँ से पास करेंगी। ये हमने कंडेंसर लगाया है, एक तरफ से पानी, ठंडा पानी यहाँ जाता है, ये ट्यूब के चारों तरफ वाटर ऐसे, और फिर यहाँ से बाहर निकल आता है, जिससे कि ट्यूब ठंडी होती रहे, कूल डाउन होती रहे, और वेपर्स इमीडिएटली किस में बदल जाएंगी, लिक्विड में बदल जाएंगी, और लिक्विड को हम यहाँ ड्रॉप बाय ड्रॉप कलेक्ट कर लेंगे, विच इज़ नेम्ड एज डिस्टिलेट।
बस सिंपल सा प्रोसेस है, ये हो गया हमारा बर्नर। इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा, और लिक्विड बॉईल करते समय, हीट करते समय अपने बॉइलिंग पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिकम्पोज ना होता। इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमारे पास ईथर और टॉलिन है, इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा है, इनको हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन एंड टॉलिन, इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। बेंजीन एंड एनिलीन, अब एनिलीन होता है ये जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो सकते हैं, क्या होंगे, या वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। टॉलिन होता है ये हमारे पास, दिस इज टॉलिन एंड दिस इज बेंजीन। इस तरीके से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। और जो नॉन वॉलेटाइल हैं या लेस वॉलेटाइल इंप्योरिटीज़ हैं, आप नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटीज़ को भी ले सकते हैं, लेस वॉलेटाइल इंप्योरिटीज़ को भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर डिकम्पोजिशन ना हो और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस भी हो। तो हम यहाँ पर लिक्विड जो वॉलेटाइल है प्लस किसी नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस इम्प्योरिटीज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। बहुत सिंपल सा मेथड है। ये तो था सिंपल डिस्टिलेशन। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट वन इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज व्हाट? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूज़ करेंगे तब जब हमारे पास जो लिक्विड हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। पहला पॉइंट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब हमारे पास जो दो लिक्विड हैं, लिक्विड 1+2 या इम्प्योरिटीज़ कह सकते हैं आप, में जो डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए या नहीं है तब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लो। अगर ऐसा है तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ करते हैं। मतलब उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्लोज टू ईच अदर है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग डिज़ाइन की फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होती है, जैसे ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये कॉलम है। और ये यहाँ किसी हमारे फ्लास्क में लगी हुई है जिसको हम हीट कर, ये यहाँ से हमने इसको सील कर दिया, ये लीजिए। और यहाँ हमारे पास इम्प्योर लिक्विड है। फिर हम इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। और ये हीटिंग बहुत स्लो होती है, स्लो हीटिंग करते हैं क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। और इस कॉलम को हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मतलब अब हम इसको ज़्यादा टाइम देते हैं बाहर निकलने का। तो लिक्विड दोनों ही वॉलेटाइल हैं और धीरे धीरे करके, जैसे हमने यहाँ लिख लिया, और
ये बना दिया, दोनों ही लिक्विड आ रहे हैं। लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा भी कम है वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चला जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो कुछ दूर तक तो जाएगा, लेकिन फिर क्योंकि लंबा इतना है तो ये क्या करता है, यहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है ऊपर के हिस्से में, जैसे यहाँ पर। तो ये ब्लू कलर की जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये धीरे धीरे ठंडी होने लगती हैं और नीचे की तरफ वापस आ जाती हैं। तो इसके लिए हमें पाथ लंबा चाहिए, इसी को कहते हैं हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटीज़ किस टाइप की है, उसके हिसाब से हम यूज़ कर लेते हैं। उसके हिसाब से हम अलग अलग डिज़ाइन के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और ध्यान देना है, जब हमारा ब्लू कलर का यानी इम्प्योरिटीज़ ऊपर जा रही होती हैं और वहाँ जाकर ठंडी होती हैं, तो ठंडी होकर वो लिक्विड की फॉर्म में यहाँ पर कलेक्ट होने लगती है। इस तरीके से यहाँ कलेक्ट होने लगती है, इस तरीके से यहाँ लिक्विड बनने लगता है। और जो नीचे से और वेपर्स आ रही होती है ऐसे, जिसमें येलो कलर भी है और ब्लू कलर भी है, दोनों ही है। तो जो येलो कलर वाला है मतलब हमारे पास जो प्योर है और इम्प्योर है। तो क्योंकि प्योर का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो ऊपर चलते समय, यहाँ से ऊपर चलते समय एनर्जी गेन करता रहता है किनसे, ब्लू कलर वालों से। और ब्लू कलर वालों से एनर्जी गेन करता रहेगा तो ब्लू कलर वाले जो इम्प्योर हैं वो क्या होते रहेंगे, ठंडे होते रहेंगे, और ठंडे होते रहेंगे, कूल डाउन होते रहेंगे, तो लिक्विफाई होते रहेंगे और नीचे की तरफ गिरते रहेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पाथ लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, जिससे कि धीरे धीरे वेरी स्लो कूलिंग होती रहे और नीचे वाली जो प्योर और इम्प्योर की वेपर्स आ रही हैं, प्योर का बॉइलिंग पॉइंट कम है यानी ये आसानी से इवेपोरेट हो सकता है। तो ये ब्लू कलर की वेपर से एनर्जी गेन करते रहते हैं, और एनर्जी गेन करते रहेंगे तो उनको ठंडा करते रहेंगे, कूल डाउन करते रहेंगे, तो वो यहाँ कलेक्ट होते रहेंगे और धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में नीचे आते रहेंगे। तो जो हाई बॉइलिंग पॉइंट का हमारे पास लिक्विड है वो पहले कंडेंस होने लगता है एंड फ्लो डाउन इन द फ्लास्क, नीचे की तरफ आता है, राइट। ये हमारे पास बेसिक सा मेथड है, टेक्निक है। तो इसमें हमने क्या करना है, the vapors of higher boiling liquid, जो हमने यहाँ ब्लू कलर से लिखा है, impure, condense first and flow down, नीचे की तरफ आते हैं, to the flask। और जब लिक्विड नीचे की तरफ आ रहा होता है तो ये कांटेक्ट में किसके आता है, जो राइजिंग वेपर्स हैं, नीचे से और जो वेपर्स आ रही हैं, जिसमें हमारे पास इम्प्योरिटी भी है और प्योर भी है। तो प्योर वाला लिक्विड उनसे एनर्जी गेन करता है, उनको और लिक्विड बना लेता है ब्लू कलर को, और वेपर्स बाहर की तरफ चली जाती हैं। द लिक्विड फ्लोइंग डाउन comes in contact with the rising vapors, और उससे क्या होगा, it condenses the higher boiling
लिक्विड वेपर्स। तो अब लिक्विड सेपरेट कंडेंस होता रहेगा, वेपर्स कंडेंस होती रहेंगी और लिक्विडिफाई फॉर्म में आता रहेगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, अगर हमारे पास मीथेनॉल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग अप्रॉक्सीमेटली 338 केल्विन है, और प्रोपेनॉन है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 329 केल्विन। तो देखो 25 डिग्री सेल्सियस से डिफरेंस कम है। या फिर हम अगर बेंजीन और टॉलिन ले लें तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में भी बहुत कम डिफरेंस है। तो जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट पास होते हैं, उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट करते रहते हैं। जैसे ये हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, तो यहाँ जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है वो ये रहा, देखिए स्पेशल डिज़ाइन का ये एक्चुअल पिक्चर है, और यहाँ से हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये वेपर्स ऐसे जाती हैं और अपने साथ इम्प्योरिटीज़ भी ले जाती हैं, और यहाँ धीरे धीरे इम्प्योरिटीज़ पहले ही कंडेंस होने लगती है क्योंकि कॉलम लंबा, और ये जो प्योर फॉर्म है ये यहाँ से आकर कंडेंसर की हेल्प से हम इसको यहाँ सेपरेट करते रहते हैं। इस तरीके से हम इसका सेपरेशन करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमें तब लगाना है जब कंपोनेंट्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम हो। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास थर्ड मेथड, एंड दिस इज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, जिसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन भी कहते हैं, एक ही मीनिंग है। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और द वैक्यूम डिस्टिलेशन। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, सबसे पहला प्रिंसिपल है कि ये हम उन लिक्विड के सेपरेशन के लिए लेंगे जो अपने बॉइलिंग पॉइंट या उससे नीचे पर भी डीकम्पोज हो जाते हैं, अपने बॉइलिंग पॉइंट या उससे नीचे के टेम्परेचर पर डीकम्पोज हो जाते हैं, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे अगर हमने कोई एक लिक्विड लिया ऐसे, और इसका बॉइलिंग पॉइंट लेट सपोज 120 डिग्री सेल्सियस है ये लिक्विड, इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं, और प्रेशर है हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर, मतलब 1 एटमॉस्फेयर पर बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस हीट मिलते ही लिक्विड बॉयल करने लगेगा। लेकिन ये लिक्विड डीकम्पोज हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट और एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, डीकम्पोज बिलो और एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तब क्या करें, हमें बॉयल भी करना है और डिकम्पोजिशन से भी बचना है। तब हम क्या करते हैं कि प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं, प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं। अब प्रेशर रिड्यूस करने से मान लेते हैं आपने वही लिक्विड लिया और प्रेशर कर दिया सपोज 0.1 एटमॉस्फेयर, 1/10 कर दिया, तो अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज़ वेरी लेस देन 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो अब इसको हीट आपको कम देनी होगी बॉईल करने के लिए, और अगर आप हीट कम दे रहे हो, एनर्जी कम है, तो ये डिकम्पोज नहीं होगा। तो लो हीट पर ओनली बॉइलिंग होगी, नॉट डिकम्पोजिशन नहीं होगा। तो तब हम इसको यूज करते हैं। तो ऐसे सभी लिक्विड जो
अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डीकम्पोज हो जाते हैं या अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पर भी डीकम्पोज हो जाते हैं, उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बस लो प्रेशर करना होता है, और कुछ खास इसमें है नहीं। तो जैसे हम एक एग्जांपल लें, जैसे हमने लिया ग्लिसरीन, इसको हम डिस्टिल कर रहे हैं, डिस्टिल्ड एट 180 डिग्री सेल्सियस, इतने पर हम इसको डिस्टिल कर लेते हैं क्योंकि 180 पर ये डीकम्पोज नहीं होता। बाकी सिंपल प्रोसेस डिस्टिलेशन का ही लगाना है, बस प्रेशर ऊपर से कम करना है क्योंकि इसका जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो है लगभग 290 डिग्री सेल्सियस, इतना है, और 180 पर ये डीकम्पोज नहीं होता। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नेचुरली कब होगा, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 180 अगर हमें करना है इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो हमें यहाँ पर प्रेशर लगभग 10 से 12 mm ऑफ Hg लगाना होगा, यानी इतना कम करना होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर और वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसी में हम केन जूस, इसको भी सेम मेथड से प्यूरिफाई करते हैं। स्टाइरीन को भी सेम मेथड से प्यूरिफाई करते हैं। स्टाइरीन ये फॉर्मूला है, दिस इज द स्टाइरीन। तो इन सभी को हम रिड्यूस प्रेशर से डिस्टिल करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम यानी हो गया वाटर वेपर। तो स्टीम डिस्टिलेशन में क्या है कि हमारे पास कंपाउंड है हमारा और उसके साथ इम्प्योरिटीज है, और हम इसको स्टीम के साथ मिलाते हैं, यानी वाटर के साथ मिलाकर हीट करते हैं। तो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो कंपाउंड है हमारा वो स्टीम के साथ वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल विद स्टीम जो कंपाउंड है, और जो इम्प्योरिटीज है these are non volatile with steam। स्टीम के साथ ये वॉलेटाइल नहीं होती, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो, यानी ये पर्टिकुलरली इनसॉल्युबल होंगी वाटर में। और हमारा जो कंपाउंड है ये सिर्फ स्टीम के साथ को डिस्टिल होगा, साथ में निकलेगा स्टीम के साथ, बट इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन सिर्फ उसके साथ हीट करने पर उसके साथ बाहर निकल जाएगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमारे पास मान लो ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये है हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल, बॉन्डिंग में भी डिस्कस हो चुका है ये। अब जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इस पैरा नाइट्रोफिनॉल में इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मिल जाएगी, ये रही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में बना लेता है, लेकिन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल भी लें तो इन दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन ये है इंट्रामॉलिक्यूलर, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब सपोज आपके पास
ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल है और आप इनको अलग अलग करना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं, वाटर के साथ इसको हीट कर लेते हैं, यानी स्टीम फॉर्म। अब पैरा नाइट्रोफिनॉल में तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, तो वो तो एक दूसरे से अलग नहीं होते, लेकिन स्टीम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को अपने साथ लेकर बाहर आ जाते हैं, यानी स्टीम भी बाहर आ गई और इसके साथ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी आ गया। इस तरीके से ये दोनों बाहर आ जाते हैं, बोथ विल कम आउट। और यहाँ जो बेसिक प्रिंसिपल होता है डिस्टिलेशन का, वो होता है हमारे पास डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का बेसिक प्रिंसिपल यूज करते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारे पास स्टीम है और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये दो। अब ये बॉईल कब करेगा, जब इन दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, जिसको हम P कह सकते हैं। और अगर इस ऑर्गेनिक लिक्विड का, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का वेपर प्रेशर P1 है और स्टीम का P2 है, तो P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 के बराबर हो जाएगा, तब ये लिक्विड बॉईल करेगा। अब अगर हमारे पास मान लेते हैं जो वाटर है उसका मोलर मास m1 है, जिसको हम लिख भी सकते हैं 18, और जो सब्सटेंस है, कंपाउंड है, इसका मोलर मास m2 है, m2 ही रहेगा, अभी हमें नहीं पता क्या है, कोई भी हो सकता है, लेकिन स्टीम वॉलेटाइल है तो 18 ही ले लेते हैं। और अगर वेट ऑफ वाटर W1 एंड वेट ऑफ सब्सटेंस या कंपाउंड इज W2 है, देन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू N1 बाई N2, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT से V सेम है, R सेम है और T सेम है, तो हम यहां लिख सकते हैं P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू W1 बाई M1 W2 बाई M2, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर W1 बाई W2 इज इक्वल्स टू P1 इंटू M1 बाई P2 इंटू M2, और एल्स P1 इंटू 18, अब P2 की इक्वेशन यहाँ से ले आते हैं, P2 हो जाएगा हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस P1 इंटू M2। इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। और अगर हम इसका पिक्चोरियल डायग्राम देखें तो ये हमारे पास पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये रहा। अब इसमें हमारे पास यहाँ पर सब्सटेंस दिया है, स्टीम जनरेटर हो गया, ये स्टीम जनरेट कर रहा है, ये रिएक्शन मिक्सचर, और वाटर के साथ ठंडा करते जा रहे हैं हम साथ साथ, वाटर इन वाटर आउट, कंडेंस होता जा रहा है। तो जो सब्सटेंस हमारा स्टीम वॉलेटाइल है, कॉन्स्टेंटली हीटिंग से
तो वो हमारे पास स्टीम के साथ या कंपाउंड मिलता जाएगा, हम इसको फिर से सेपरेट करते रहेंगे। यहाँ पर इस तरीके से हम इसको सेपरेट करते रहते हैं स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से। यहीं पर हम एक एग्जाम्पल को कोट करें तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, मान लेते हैं हमारे पास कोई नाइट्रोबेंजीन है और वाटर है जो बॉईल करता है 372.3 केल्विन पर। तो अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोबेंजीन लिए जो 483 केल्विन पर बॉईल करता है, एंड वाटर। boils at 372.3 Kelvin, and at this temperature, अगर इस टेम्परेचर पर the vapor pressure of नाइट्रोबेंजीन, अगर नाइट्रोबेंजीन का वेपर प्रेशर इज 20 mm and that of water is 740 mm। नेचुरल सी बात है कि बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन और वाटर वेपर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। P1 plus P2 should be equal to atmospheric pressure। Therefore, ratio of number of moles, that is N1 by N2, of nitrobenzene and water in the distillate is 20 by 740। वो कितना आ जाएगा? 1:37 आ जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने प्रीवियसली देखा था कि हमारे पास जो P1 by P2 था, P1 किसका प्रेशर था हमारे पास? P1 हमारे पास प्रेशर था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, और P2 किसका था? स्टीम का था। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? ये रहा हमारे पास नाइट्रोबेंजीन का प्रेशर और ये रहा वाटर वेपर का प्रेशर। तो इसी से हमें मोल का रेशियो भी मिल जाएगा। इस तरीके से हम स्टीम डिस्टिलेशन कर सकते हैं। जैसे एक बहुत पुराना क्वेश्चन है कि अगर हमें ग्लिसरॉल को सेपरेट करना है फ्रॉम स्पेंट लाइन इन सोप इंडस्ट्री, तो हम कैसे सेपरेट करेंगे? तो अभी बताया था आपको कि ग्लिसरॉल को हमें कैसे करना है, अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर, या जिसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। रिड्यूस्ड प्रेशर की हेल्प से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला मेथड। हम अभी तक जो कर चुके हैं उसमें हमने क्रिस्टलाइजेशन कर लिया, सब्लिमेशन कर लिया, डिस्टिलेशन कर लिया। अभी हमारे पास क्रोमेटोग्राफी और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बचता है। तो अब हम फोर्थ प्रोसेस पर आ रहे हैं, वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। एंड व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड
इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं, पहले एक्वस सॉल्यूशन में बना लेते हैं और फिर हम उसको किसी दूसरे सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, वेल शेक करते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इम्प्योरिटीज, ये हो गया, और ये एक एक्वस सॉल्यूशन बना ले यहाँ पर, मतलब वाटर डालकर इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, ये बन गया हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन ऐसे। अब फिर क्या करते हैं, हम इसमें कोई सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फिर डालते हैं एंड फिर से हम इसको वेल शेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और वाटर जो हमने यहाँ लिया था वो इमिसिएबल होने चाहिए। इमिसिएबल होने चाहिए। और दूसरा, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये भी फेयरली सॉल्युबल होना चाहिए, ये भी फेयरली सॉल्युबल होना चाहिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तब तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब सपोज हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन था, यहाँ पर, यहाँ तक हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास ये रेड वाले वाटर हो गए, ये वाटर हो गए, ठीक, और ये हमारे पास वाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया और ये ब्लू हमारे पास इम्प्योरिटीज हो गई। पूरा सॉल्यूशन बन गया एक्वस सॉल्यूशन। ब्लू हमारे पास इम्प्योरिटीज़ हैं, वाइट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और रेड पूरा सॉल्यूशन है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालकर देखा कि जब हम इसमें डालेंगे तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और वाटर मिक्सेबल नहीं होने चाहिए, और हमारे पास जो प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये वाटर में डिज़ोल्व होना चाहिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना चाहिए। तो अब इससे क्या होगा, इससे होगा कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो नेचुरली लाइटर होंगे। अब यहाँ दो लेयर बन जाएंगी, ये देखिए, ये हो गया हमारा वाटर जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ तो हैं, वेल चेक किया है हमने, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था डेंसिटी अलग अलग है और इमिसिएबल है, इसके अंदर प्योर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ जाए, सॉल्यूट आ जाए, ये ऐसे। अब दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए तो हम क्या करते हैं कि वेरी नाइसली इसको अलग कर लेते हैं। तो अब आपके पास दो पार्ट हो गए, एक पार्ट जिसमें वाटर है हमारे पास और साथ ही साथ इसकी कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं ऐसे, और दूसरा पार्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था जो वाटर में मिक्सेबल नहीं था, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो सॉल्युबल था ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, अलग अलग हो गए। तो ये था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, यानी हम सॉल्वेंट को एक्सचेंज करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से हम सेपरेशन कर सकते हैं।